नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण एवं का आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने वाले हैं। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति अनावरण एवं आयोजन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मदनपल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने वाले हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एसआईआर से जुड़ी है, जहां एसआईआर के खिलाफ आज दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जाना है। सुबह से ही कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी के साथ साथ सियासी दिग्गज भी शामिल होने वाले हैं। आयोजन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इसी के साथ साथ लोकतंत्र पर मंडराते खतरे से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए कांग्रेस ये सब रैली का आयोजन कर रही है। बीजेपी पर कांग्रेसियों का हमला है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर मतदाताओं के साथ अन्याय का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है बीजेपी के ऊपर। आपको बता दें कि आज महा रैली का आयोजन किया जाना है, जहां एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पुलिस की भी तैनाती की गई है। सुबह से ही कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां राहुल गांधी के साथ साथ सियासी दिग्गज भी शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और इस आयोजन के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस के जवान तैनात हैं। कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते जनता को अब जागरूक करना है। इसी के चलते ये इस रैली का आयोजन किया जाना है। वोट चोर गद्दी छोड़ इस रैली का नाम है, जहां एसआईआर के खिलाफ ये रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सुबह से ही कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस रैली में राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी में है, जहां बीजेपी पर कांग्रेसियों का ये महारैली के जरिए वार देखने को मिल सकता है, जहां कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को जागरूक किया जाना है इस रैली के द्वारा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता जयंत से। जयंत, जिस तरीके से आज रैली का आयोजन होना है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितने अभी तक कार्यकर्ता पहुंचे हैं? जी, यहाँ लगभग 5,000 कार्यकर्ता जो है रांची से निकले हैं। मतलब झारखंड से कह सकते हैं कि झारखंड से जो कांग्रेस के नेता हैं वो 5,000 की संख्या में लोग अलग अलग जिसको जिस तरह की व्यवस्थाएं हो उसके अनुसार वो ट्रेन से या फिर सड़क से, बाई सड़क से या फिर आपने क्या प्लेन के माध्यम से, इन तमाम चीजों के माध्यम से वो जो है वो रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जयंत, जिस तरीके से आपने बताया कि 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता रांची से पहुंचने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जो रांची से पहुंचेंगे दिल्ली और महारैली में शामिल होंगे? कांग्रेस के जी प्रदेश अध्यक्ष है, मीडिया सचिव है, विधायक है, खिजड़ी के विधायक हैं, आपके काके के विधायक है, पुराना जो मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस कोटे से वो इसमें शामिल है। तो इस तरह तमाम जो विधायक, जितने विधायक हैं वो विधायक लगभग सभी विधायक वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल जयंत, जिस तरीके से आज महारैली का आयोजन किया जाना है और जनता को जागरूक किया जाएगा, ऐसे में कितने दिनों तक ये रैली आगे चल सकती है? कुछ इसको लेकर जानकारी है? ये रैली सिर्फ तो आज के लिए आह्वान किया गया है, लेकिन ये जब तक इनका मांग है, जब तक यह एसआईआर बंद लगभग है, तो एसआईआर के खिलाफ जो इनकी
निकाला गया है कि इनका मानना है कि एसआईआर के माध्यम से जो बीजेपी है वो वोट चोरी कर रही है। तो इस वोट चोरी को लेकर जब तक यह बंद ना हो या इसकी जांच की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को में बदलाव ना हो, तो इसे लेकर जब तक यह नहीं होगा तब तक इनका आंदोलन जो है इसी तरह जारी रहेगा। ये जिला में पहले किए हैं, राज्य में किए हैं, अब राज्य के बाद सीधे दिल्ली का रुख किए हैं, ताकि दिल्ली में अभी संसद भवन चल रहा है, संसद में जो कार्रवाई चल रही है, तो इस कार्रवाई के दौरान इनकी आवाज वहां तक पहुंच सके। क्योंकि सभी राज्य से जो कांग्रेसी नेता है वो पहुंचेंगे, अपनी आवाजों को वहां उठाएंगे, तो ऐसे में सदन में जो गूंज है वो गूंज सुनाई पड़ेगी। जी बिल्कुल जयंत, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की है, देखना होगा कि कितनी भव्य रैली होने वाली है। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के एक आम नागरिक की तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी की सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचानक रांची शहर का निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक 12 सीटर गाड़ी में बैठकर शहर के कई चौक चौराहों पर घूमते नजर आए। इस दौरान उन्होंने शहर के कई स्थानों का जायजा भी लिया। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और फुटपाथों पर लगाए जा रहे दुकानों से सड़क की एनक्रोचमेंट का भी उन्होंने संज्ञान लिया है। वहीं मौके पर उनके साथ उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता जयंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर उनसे भी अपडेट लेंगे। जयंत, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो सीएम हैं अचानक से औचक निरीक्षण पर पहुंचे और एक आम नागरिक की तरह उन्होंने जायजा लिया है, क्या कुछ देखने को मिला? सीएम हेमंत सोरेन का इसमें अचानक निरीक्षण करने का मकसद यही है कि जो आम नागरिक को जिस तरह दिक्कतें होती है, क्या परेशानी होती है, इन तमाम चीजों को वो समझने के लिए खुद बिना सूचना के, बिना किसी प्रोटोकॉल के वो सीधे पहुंचे हुए हैं जी। और इस तरह उन्होंने जो यह भी जानने की प्रयास किया है कि आखिर जो योजनाएं ला रहे हैं वो योजनाएं क्या धरातल पर उतरती है या फिर कागजों में सिर्फ सिमटी रहती है। तो इसको लेकर वो जिस तरह चौक चौराहों पर भी दिखे हैं कई जगह, उसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जब ये कह सकते हैं कि जो विधायक हो या फिर वीआईपी पर्सन हो, तो उनके लिए जो चौराहे पर ट्रैफिक की जो लाइन होती है वो अलग होती है। जी बिल्कुल जयंत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे थे, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था? लोगों ने इस मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कोई उत्साह देखने को मिला या उन्होंने इस पर अपनी नजरें बनाई या फिर मुख्यमंत्री एक गुपचुप तरीके से गए और उन्होंने निरीक्षण किया, चीजों को देखा? तो मालूम ही नहीं चला कि उनके साथ मुख्यमंत्री ही साथ में घूम रहे हैं, क्योंकि वो 12 सीटर एक गाड़ी था, गाड़ी के अंदर वो बैठे हुए थे, खिड़की से आराम से चीजें को देख रहे थे। तो कई लोगों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री साथ में घूम रहे हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि लोग को पता ही नहीं चला। जब वो पोस्ट जो है अपने सोशल मीडिया पर जारी किए हैं, उसके पोस्ट के बाद जब उन्हें ख्याल आया कि अरे इन्हें तो हम उस रास्ते में देखे थे, तब उन्हें मालूम चला कि मुख्यमंत्री जो है वो आम आदमी की तरह सड़कों पर घूम रहे थे। जी बिल्कुल, धन्यवाद जयंत हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी स्कूली बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। मामला मालवा जिले के माधोपुर गांव का है, जहां सरकारी स्कूल की छत गिरने की कगार पर है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का डर है। शिक्षकों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। मरम्मत के लिए कुछ धन आवंटित किया गया, लेकिन वो नाकाफी है। मध्य प्रदेश में बेहतर पढ़ाई लिखाई के मद में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मालवा जिले में माधोपुर गांव का एक सरकारी स्कूल इसकी तस्दीक नहीं करता। छात्रों के पास खुले आसमान के नीचे पढ़ने और परीक्षा देने के अलावा कोई चारा नहीं। स्कूल की छत गिरने के कगार पर है। वो है ना, क्या बोले, स्कूल का है ना, वो जज्जर होके वो प्लास्टर कर रहा था, जिसकी मारी हमको डर लग रहा था। मेरे मम्मी पापा है ना नहीं भेज रहे थे स्कूल, तो है ना सर ने बाहर बिठाया। तो बाहर गर्मी धूप छाँव वो सब वो रहता होगा, लगती होगी? हाँ लगती है, गर्मी बहुत पड़ते, अब ठंड बहुत पड़ने लग गई, तो जिसकी मारी डर लगता है। स्कूल नया बन जाए तो कैसा लगेगा आपको?
तो बहुत अच्छा लगेगा। और सरकार है ना वो और बढ़िया छत पटका देते तो ये तो हम में भी बैठ सकते हैं। छात्रों के अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने ढहती छत के नीचे बच्चों की पढ़ाई पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद शिक्षकों ने इमारत से बाहर क्लास लेना शुरू कर दिया। उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आपका बच्चा यहीं पढ़ता है? हाँ सर, यहीं पढ़ते हैं। ये स्कूल बाहर लग रहा पेड़ के नीचे, क्या कारण है ऐसा? ये सर ऊपर से छत गिरने वाला था, तो जिसके कारण के लिए बाहर बिठाए सर ने। डरने के मारे हम भी नहीं बिठाते हैं कि भाई बच्चों के ऊपर छत गिर जाएगी, तो जिसके कारण के लिए बाहर बैठते हैं। तो अब मिट्टी में भी बैठते हैं, धूले में बैठते हैं। अब नई स्कूल बन जाए तो बेचारा अंदर भी बिठा सके। सरकार से क्या चाहते हो आप? यही हमारा नियम है कि नई स्कूल हमारे यहाँ गाँव में होना चाहिए। ठंड भाव में ऐसे ही पढ़ाई रहा है बाहर ही, और कहीं वो स्कूल की गड़बड़ाई रही हो छत की जो। हाँ, ठंड में गर्मी में सब में यहीं पड़ी रहा है अभी इतना दिन। तो आपको डर लगता था क्या बच्चों को भेजने में? हाँ, अब ऊपर से भी 5वीं तक यहाँ भी पढ़ लेते हैं, फिर जब बाद में वहाँ जाओ तो वो 3 किलोमीटर भेजना खड़ी पड़ती है। तो लड़की तो ऐसे जाती नहीं है, लड़का जाता है। अच्छा। तो वो भी कहीं कहीं का जाता है, कोई सब नहीं जाता है। तो 8वीं तक कोई स्कूल भी यहाँ ही हुई जाए तो ठीक है। शिक्षक भी कहती हैं कि ये इमारत कई साल से असुरक्षित है। इस बारे में उन्होंने बार बार शिकायत की, लेकिन अरसे तक सुनवाई नहीं हुई। वे बताती हैं कि अब जाकर मरम्मत के लिए कुछ धन आवंटित किया गया है। इससे छत बनाई जा रही है, लेकिन ये नाकाफी है। एक तरफ तो शासन हमें डिसमेंटल का ऑर्डर दे चुकी है और दूसरी तरफ मरम्मत के लिए राशि जारी करी है, और मरम्मत की राशि भी इतनी कम जारी करी है कि उससे कुछ नहीं हो सकता है। और छत पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है, तो इसलिए हमने उसमें मरम्मत न कराते हुए छत ही बनवा रहे हैं। पूरी छत जी। आज क्या बच्चे पढ़ रहे, पेपर ही वगैरह है क्या? एग्जाम वगैरह भी आप लोगों को इस तरह से बाहर ही लेना पड़ रही है? हाँ बच्चों जी, को? आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है और आज इंग्लिश का पेपर है बच्चों को, और वो भी हमें आप देख ही सकते हैं इस अवस्था में हमें बिठाना पड़ रहा है। कारण क्या है सर कि स्कूल की छत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और प्लास्टर गिर रहा था ऊपर से। और शासन को हमने पिछले 5 वर्ष से लिख के दे रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से जो आदेश जारी किया था, हमने उनसे बोला था कि ये अगर प्लास्टर गिरता है, बच्चों की कोई समस्या आती है तो हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी। तो फिर उन्होंने उधर से बोला कि नहीं, आप स्कूल वहाँ नहीं लगाएं। फिर मैंने उनसे अनुमति मांगी कि हम प्राइवेट स्कूल के लिए हमें अनुमति दे दीजिए आप, तो वो भी उन्होंने नहीं दिया हमें। फिर उन्होंने बोला कि शाला प्रबंधन समिति आपकी जो गाँव में बनी हुई है उसमें ठहराव प्रस्ताव करो और उनके आधार पे आप प्राइवेट कमरा लेकर आप लगा सकते हो। तो हमने जुलाई से वहाँ तक स्कूल लगाया। उसके बाद जैसे ही बारिश का समय ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर बाहर आ गए, स्कूल में लगा रहे जब से स्कूल। माधोपुर गांव के इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करना परेशानी भरा काम है। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन उनके स्कूल की तस्वीर जरूर बदलेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन संसद में पेश किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। 2016 में 200 से कम AQI वाले दिनों की संख्या जहां 110 थी, वहीं 2025 में ये संख्या 200 हो गई, जो लगभग दोगुनी है। बेहद खराब और गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 2024 में 71 थी, जो 2025 में घटकर 50 रह गई है। दिल्ली में सर्दियों में होने वाला प्रदूषण चुनौती है, लेकिन संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक इसमें सुधार दिख रहा है। 2016 में 200 से कम AQI वाले दिनों की संख्या 110 थी। 2025 में ये संख्या 200 हो गई, जो लगभग दोगुनी है। बेहद खराब और गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 2024 में 71 थी, जो 2025 में घटकर 50 रह गई है। जनवरी से नवंबर 2025 तक औसत AQI 187 रहा, जो 2018 के बाद सबसे कम है। इस दौरान सिर्फ 3 दिन AQI 400 से ऊपर था और किसी भी दिन गंभीर प्लस श्रेणी में नहीं था। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है।
इनमें सड़कों पर कालीन बिछाना, मशीन से सफाई और धूल कम करने के लिए गड्ढों की मरम्मत करना शामिल है। पहले सिर्फ आईटीओ में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया गया था, इसे 300 दूसरे प्रमुख जगहों पर भी लगाया जा रहा है। जीएमआर और आईओसीएल के सहयोग से पूरे शहर में जेट क्लीनिंग, ड्रिप सिंचाई और पौधे रोपने को बढ़ावा दिया जा रहा है। कि लगातार वाटर स्प्रिंकलर्स की बात हो रही थी, हमने उसके लिए अनेकों प्रावधान किए, पर मिस्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान दिखाई दे रहा था। उसको पहले हमने एनडीएमसी के कुछ एरिया में किया था तो उसका रिजल्ट अच्छे आए। अब दिल्ली की सभी सड़कों पे इसको लेके जाने की एक विस्तृत योजना दिल्ली सरकार बना रही है। कम आय वाले परिवारों को इलेक्ट्रिक हीटर और गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि वे खुले में आग जलाकर प्रदूषण ना फैलाएं। लोगों के पास MCD 311 ऐप पर अपनी समस्याएं बताने की सुविधा है। इनमें ज्यादातर समस्याओं का समाधान 72 घंटे में हो जाता है। ग्रैब की सख्त और समन्वित कार्रवाई से भी प्रदूषण में कमी आ रही है। जनवरी से नवंबर 2025 तक दिल्ली में PM 2.5 का औसत 85 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब और PM 10 का औसत 183 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब था, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। 311 की जो ऐप है, आपको कहीं गड्ढा दिखाई देता है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ डस्ट उड़ रही है, प्लीज आप 311 पे जरूर उसे डालें। कहीं आपको ऐसे सीवियर कूड़े का प्रॉब्लम दिखता है, हमारी ओर से सभी एजेंसीज को पूरी तरीके से ताकीद है कि इसको तुरंत समाधान देना है 72 घंटे के अंदर अंदर। दिल्ली में साफ हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है, प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है। पिछले कई सालों के मुकाबले AQI, PM 2.5 और PM 10 का स्तर सबसे कम है। साथ ही गंभीर प्रदूषण स्तर वाला कोई दिन नहीं है। सरकार की कार्रवाई, CAQM समन्वय और आम लोगों की भागीदारी से वायु गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सेना एकेडमी में भव्य और भावनात्मक माहौल देखने को मिला, जहां देशभक्ति की धुनों, मार्च पास्ट और तालियों की गूंज के बीच आयोजित पासिंग आउट परेड में 525 कैडेट भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं में कमनिश हुए हैं। उत्तराखंड में देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को भव्यता और देशभक्ति के भाव उमड़े हुए थे। यहां कदम से कदम मिलाते हुए मार्च पास्ट और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। ये भारत और मित्र देशों के 525 कैडेटों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। परेड का निरीक्षण सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। समारोह की शुरुआत मार्कर कॉल से हुई। इसके साथ ही सभी कैडेट्स कतारों में खड़े हो गए। देशभक्ति की धुन पर मार्च पास्ट करते हुए उनका सख्त अनुशासन और त्रुटिहीन प्रशिक्षण साफ झलक रहा था। एक हेलीकॉप्टर ने उन पर फूलों की बारिश की, जिससे ये पल और भव्य बन गया। कई कैडेट्स ने अपने बचपन के सपनों और उन्हें साकार करने की खुशियां साझा की। उन्होंने इस यादगार पल को सालों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प का नतीजा बताया। And my 4 years of training, my 4 years of hard work has finally come to an end, and it was all worth it. All credits to my mom, my sister, my friends, my course mates, and my instructors over here who made us toil hard. And finally the day has come, and the 2 stars we have got on our shoulders, and it is a very enthralling experience. मेरे दादी मुझे कहा करती थी कि अगर तू भारतीय सेना में जाएगा तो एवरीबॉडी विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है, तुझे कोई भी अपनी बेटी दे देगा, ऐसे कहा करते थे। तो अभी उसका मकसद कुछ और बना, धीरे धीरे इंस्पिरेशन आया कि अब मेहनत करनी है। धीरे धीरे ये वर्दी, देश के लिए जुनून अंदर पनपता गया और उसके बाद आज
ये सपना पूरा हो गया है। It was the moment that we were waiting from the childhood only, since I have done my schooling from the Sainik School Kapurthala, and after that I joined NDA. So finally it took me around 12 years to achieve this path, sir. And the biggest motivation for me to be in the forces is my father. ये पल कैडेट्स के परिवारों के लिए भी भावुक था। माता पिता से लेकर दादा दादी तक वर्दी में सजे कैडेटों को देखकर गर्व से झूम उठे। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आज हमारे लड़का ने, आज हम एक सिपाही से थे, हवलदार में रिटायरमेंट हुए और लड़का जो है आज एक हमारा लेफ्टिनेंट बना है। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है सर हमारे लिए। मेरा नाम रोशन कर दे उसने, मेरे लड़के का नाम रोशन कर दे उसने पूरी गढ़वाल में। ये मुझे, अब मैं मर भी जाऊं तो मेरा ना, बस मुझे अब शांति हो गई। मैंने उसकी खुशी देख दी बस। कई कैडेटों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाले कैडेट ने अपनी यादें ताजा की। मेरे हिसाब से फौज से अच्छा प्रोफेशन और कोई हो नहीं सकता, और ये मेरे को बचपन से, मेरे को जिस स्कूल में मैं गया था वहाँ पे मुझे ऐसे ही सिखाया गया है। फिर जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर्स मिले तो और अच्छा लगते गया, मोटिवेट होते गए और आज यहाँ पर हैं। महिला कैडेटों ने बताया कि समान अवसर के लिए IMA में सुविधाएं बेहतर बनाई जा रही हैं। ये सशस्त्र बलों के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत है। So actually, I come from a defense background. My 4 generations are into defense. My father is also a territorial army officer, and that is why even I decided to join TA. And that is how I took the entrance exam and SSB interview, and I was able to clear the merit, and that is how I got into IMA. IMA में होने वाली पासिंग आउट परेड युवा अधिकारियों के लिए सैनिक जीवन की शुरुआत से कहीं ज्यादा है। इस दिन से वे अपनी अपनी टुकड़ियों के अभिन्न सदस्यों के रूप में भूमिकाएं निभाएंगे और नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। रांची एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग की वजह से 56 यात्री बाल बाल बचे। हार्ड लैंडिंग की वजह से इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट की सतर्कता और सूझबूझ से विमान में बैठे 56 यात्रियों की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रांची के सदर थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपए के गहनों की छिनैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस के सूचना के आधार पर पुलिस ने बिहार के कटिहार जिला स्थित एक व्यक्ति के घर पर दबिश देते हुए घर की तलाशी ली। इस दौरान घटना में लूटे गए सभी जेवरात बरामद किए गए। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। एक घर में एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये संभवतः ये जो जितने भी जो सामान है वो वहीं हो सकता है। उसके बाद रात को रेड करेगी और उस रेड में लगभग जितना भी जो सामान लूटा गया था लगभग सारे सामान की रिकवरी कर ली गई। इसमें जो टोटल सामान है ये 425 ग्राम सोना है और 450 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत संभवतः 55 से 60 लाख के बीच में है। और आगे जो मेन जो एक्यूज जो थे इसमें उन एक्यूज का आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है। ये कंफर्म है कि वो कोड़ा गैंग के ही व्यक्ति थे और आगे उनके विरुद्ध जो छापेमारी है जो रांची में, झारखंड में और बाकी स्टेट्स में भी जो छापेमारी है वहाँ के लिए टीम्स भेजी जाए। ये खबर रांची से बताई जा रही है, जहां आरोपियों की तलाश जारी है। जहां कुछ दिन पहले जेवरात लूटे गए थे जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जहां एक घर में छापेमारी के दौरान लूटे गए गहने बरामद किए गए और वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर रांची से है, जहां गहनों की छिनैती का पूरा मामला सामने आया था। अब सीधे आपको मदनपल्ली आंध्र प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति अनावरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి మన అందరి సోదరుడు
సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, మా జిల్లా అధ్యక్షుడు సాయి లోకేష్ గారు, జనసేన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ వారసుడుగా కడప జిల్లా నుంచి ఎన్నికైన కోడూరు శాసనసభ్యులు అరవ శ్రీధర్ గారు, 20 సూత్రాల అమలు కమిటీ చైర్మన్ సోదరుడు లంకా దినకర్ గారు, మన యొక్క ఆడబిడ్డ రాయచోటి నుంచి డిప్యూటీ చైర్మన్ గా ఎన్నికైనటువంటి జగ్గ్యా కానం గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్న మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రంలో సారథ్యం పేరు మీద యాత్రలు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ దేశం కోసం, ఈ ధర్మం కోసం, సామాజిక చైతన్యం కోసం పోరాడి గుర్తింపు నోచుకున్నటువంటి మహావీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వెలికి తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు మాధవ్ గారు. అదే క్రమంలో ఈ దేశంలో ఒక మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క శత జయంతి उत्सवाలు। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।